नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार हुसैन सैयद अपने प्रोग्राम उम्मीद है शहर के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। नाज़रीन, आज मेरे मेहमान सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो पिछले 30 साल से मुख्तलिफ अखबारात और टेलीविजन में अपने कारकर्दगी दिखाते रहे हैं और अपने फराइज इंतहाई ईमानदारी और तनदेही से निभाते रहे हैं, तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। आज हम उनसे पूछेंगे कि मौजूदा हुकूमत यानी इंटर्म गवर्नमेंट और उसके साथ जो उसे हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने जो ड्राइव शुरू की है मुल्क को बहरान से निकालने की, खजाने को बढ़ाने की, करप्शन को खात्मा करने की, उसमें हम डिपार्टमेंट के हिसाब से जायजा लेंगे कि इसमें किस हद तक हुकूमत वक्त कामयाब हो रही है, उसकी कोशिशें बार साबित हो रही हैं। जनाब असलम शाह साहब, शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। तो जनाब, सिचुएशन आप देख ही रहे हैं। शुरू करते हैं कि वफाकी इस वक्त जो खजाना है उसमें 2 महीने का जब हिसाब किया गया तो तकरीबन 20 से 30% का इजाफा रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर इजाफा हुआ है। सवाल उठता यह है कि हुकूमत ने इस सतह पर बेहतर काम किया, यानी दूसरे और बहुत से डिपार्टमेंट या सेक्टर्स हैं उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब हम सूबाई कारकर्दगी की तरफ आते हैं हुकूमतों की, तो 18वीं तरमीम के बाद सिर्फ इनका हक पैसे लेने का ही तो नहीं है ना, कुछ अपना भी जनरेट करें। जब लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी इस बेस पर है कि वो अपना बजट खुद जनरेट करें, तो इसमें मैं देखता हूं कि खास तौर पर सूबे बहुत पीछे रह गए हैं। और जैसे सूबे का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रेवेन्यू, अब इसके पास जमीन भी है। मेरा ख्याल है नाज़रीन के लिए एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव खबर बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कराची है, जिसके पास 8,775 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरे 2,000, 1,500, 1,800 से ज्यादा नहीं है। ये मेरी रात की ही रिसर्च है। तो जनाब, इतना लैंड होते हुए ज़ाहिर प्रॉपर्टी टैक्स में भी इजाफा हुआ है, तो सूबों की खास तौर पर रजिस्ट्रेशन विंग, मुख्तियारकार कार्ड, जो डीसी साहिबान हैं या जो लैंड यूटिलाइजेशन है, वो कौमी खजाने में इजाफा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शुक्रिया फराज साहब, बहुत अहम मौजू है। इसलिए सिंध में करप्शन का राज रहा है और सिस्टम के तहत काफी मामला खराब होते रहे। इसकी वजह से देखिए, कंप्यूटराइजेशन 2007-8 में शुरू हो गया था, 15 साल हो गए हैं, कंप्यूटराइजेशन मुकम्मल नहीं हो सकी। कंप्यूटराइजेशन का आज भी वो कहते हैं कि 80 और 85% हो गया है और 15-20% होगा, तो फिर ये सारे मामले। अच्छा, मसला है कि ये नहीं कि कंप्यूटराइजेशन मुकम्मल नहीं हुआ, कंप्यूटराइजेशन के साथ उन्होंने पैरेलल कोई 15 के करीब जो है ना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लागे और उसके अटैचमेंट कर दिए, वो नहीं कंप्लीट हो रहा है। और ये देखें, पंजाब में यही कंपनी है जो लाहौर कराची में मतलब कंप्यूटराइजेशन कर रही है, वहां उन्होंने 3 साल में मुकम्मल करके दे दिया और वो वहां पे मेरे ख्याल 14 डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट करके चला रहे हैं। ऑनलाइन है, सारी चीजें। सिंध में मसला है कि ऑनलाइन नहीं होने दे रहे हैं। ऑनलाइन नहीं होने की वजह सबसे करप्शन है कि वो सारा सिस्टम है कि वो मैनुअल करना चाहते हैं और ये रिकॉर्ड जो मैनिपुलेट करना होता है, तो ये इसकी वजह कंप्यूटराइजेशन में नहीं हो सकेगी। कंप्यूटराइजेशन एक दफा हो गई तो उसके बाद करप्शन का और बेकायदगी का, इनके सिस्टम का खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो कंप्यूटराइजेशन नहीं करना चाहते। कंप्यूटराइजेशन का एक पोर्शन जो निगरां वजीर है यूनुस दागा साहब ने इफ्तिताह किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी शोहरत के मालिक है, वो उन्होंने एक इफ्तिताह किया है। उन्होंने एक और काम किया था जो इनसे मिनिस्ट्री ले ली गई, फाइनेंस और प्लानिंग की मिनिस्ट्री उनके पास थी, और वो प्लानिंग यानी ये दोनों मिनिस्ट्री फाइनेंस और ये वज़ीर आला सिंध के पास थी,
15 साल रही है, वहां सारे किकबैक से सारे और जितने भी करप्शन है ऑन रिकॉर्ड करप्शन है, उसके डेटा मौजूद है, ऑफिशियल मौजूद है, कोई सबूत की जरूरत नहीं है, सब चीजें मौजूद है। वो जब एविडेंस और प्रूफ दोनों के साथ दोनों मौजूद है। यूनुस राजा साहब ने जब देखना शुरू की तो उनको उनसे मिनिस्ट्री ले ली। इसका मतलब है सिंध हुकूमत जो निगरान हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के पिछले दौर के सारे करप्शन नहीं निकाल सक रही है, ना उस पर बात कर सक रही है, ना उसको ट्रांसपेरेंट कर सक रही है। अब वो अभी तक अपना मेरी पीपल्स पार्टी का जो माजी है रहा है करप्शन के और सिस्टम के हवाले से, उस पर भी खात्मा नहीं हो सका है। और ये निगरान हुकूमत अपने आप को निगरान नहीं बना सके अभी तक, वो उसी तसलसल पे चल रहे हैं। अभी भी सिस्टम का कुछ हलकों में वाज़ेह तौर पे काम कर रहे हैं, निगरान सेटअप में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो अब काम कर रहे हैं। मैं आपको रेवेन्यू का बता रहा हूँ, जो आपने कहा रेवेन्यू, हाँ, ये मैं कभी खबरों में हाल ही के अंदर बहुत ज्यादा पेरोल मैंने इसका किया है कि खबर पे खबर बनती जा रही है कि प्राइवेट लोगों की आमाजगा बन चुकी है। सरकारी इदारा वो भी खजाने का, और अगर उसके अंदर प्राइवेट लोग रिकॉर्ड पर बैठे हुए होंगे तो उसके आखिर नताइज क्या होंगे? देखिए ये हर डिपार्टमेंट में है, प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, और प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं और उनको कहते हैं डेली बेसिस पे रखा है या कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, लेकिन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस वक्त। और अगर वो प्रॉपर रखा जाए, मतलब वो डिप्यूटेशन से किसी और इदारे से मंगाए मंगवाए लें या फिर इम्तहान लें, कोई टेस्ट कराएं, जो वहाँ पे मुलाजिमीन है कॉन्ट्रैक्ट में रख लें, उनको प्रमोट करें, उनको लेके आए इम्तहान दे करके, लेकिन वो नहीं, ये उन्होंने बाहर से ला करके मामला को अपने हाथ में रखना होता है, सेक्रेसी रखनी होती है, करप्शन करनी होती है। तो इसलिए वो इस तरह के बहुत सारे महकमे, और खासतौर पर रेवेन्यू का महकमा तो बिल्कुल ही ये इस वक्त करप्शन का दर बना हुआ है। देखिए रेवेन्यू का मतलब मैं आपको एक वाज़ेह मिसाल देता हूँ क्या, कि रेवेन्यू ने 2016 में इफ्तिखार चौधरी के दौर में 7 साल केस चला, कराची बदमिनी केस, उस मशहूर केस है 16/2011 केस, बिल्कुल बिल्कुल, उस केस का फैसला 16 में हो गया था। उसके तहत कराची में 1,80,000 एकड़ जमीन कब्जा कर लिए मुख्तलिफ इदारों ने, प्राइवेट इदारों ने, मुख्तलिफ इदारों, सरकारी इदारों ने कब्जा कर लिया है। और ये रेवेन्यू बोर्ड कह रही है कराची में 60,000 सरकारी इदारों ने कब्जा कर लिया है, हम उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। ये कैसे हजारा है कि वो कब्जा हो गया और वो उन्होंने कब्जा कर लिया है, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, ना उनसे पैसे ले सके, ना रेगुलाइज कर सके। बात कर अंदरूनी बात है, और ये मिसाल नहीं, ये फैसला आप तो अमानतदार है, आवाज जो कौम या जमीन या अवाम की है, जो 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है, ये कौम का है ना। देखिए ये जमीन इनके बाप की जागीर नहीं है, जमीन है, आप फैसला हो गया, इम्प्लीमेंट कराना है, इनसे कब्जा लें, इनसे पैसे लें, इनसे अपने चालान करें, कंपनसेशन करें। अच्छा ये नहीं हो सकता है कि आपने 16 यानी 7 साल हो गए, इस पे कार्रवाई एक भी नहीं हुई आज तक किसी के खिलाफ। अच्छा अब वो सो मोटो वो था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लिहाजा कोई उसके खिलाफ कोई गया नहीं है, ना उन्हें बताया गया कि भाई इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। अमल दरामद ना होने की वजह से ये रेवेन्यू के बोर्ड के जितने अफसरान आते रहे जाते रहे, वो उन्होंने इस पे कार्रवाई नहीं की। अच्छा ये कार्रवाई करेंगे तो ज्यादा उनके ज्यादा लोग वही हैं जो लोग हुक्मरान है, उन्होंने ये करप्शन की है और जो इदारे ने कब्जा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए डरते हैं चाक हो जाएगा कि कैसे कब्जा हुआ है, हो जाएंगे, और इन्होंने किस तरह इन्वॉल्व हुए और बाकी चीजें कंपनसेट की है उनको। अच्छा मसला है कि अंदर खाने में तो मिले गए इदारों, तमाम इदारे जिन जिन इदारों ने कब्जे किए हैं तो मिलकर कब्जा किया है, ऐसे थोड़ी कब्जा किया। अब एक आम आदमी एक छोटी सी जमीन कब्जा करता है, पुलिस आ जाती है, अब दीगर इदारे पहुंच जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। इतने 1,80,000 एकड़ जमीन कब्जा हो गई है, आपको भी पता नहीं कैसे आपने उनके खिलाफ एक्शन कोई नहीं लिया। इसमें बड़े बड़े इदारे हैं, कोई ये छोटे मोटे इदारे नहीं, सब है बड़े इदारे, कि मतलब केपीटी है, पोर्ट कासिम है, आप डीएचए है, और ये मतलब मेमडी है, इन्होंने कब्जा किए हैं, और बाकी सिविल इदारे हैं, बाकी मतलब शामिल है, प्राइवेट इदारे ने कब्जा किया है, मुख्तलिफ 62 लोगों ने कब्जा किया है, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ।
और ना मतलब कोर्ट के आर्डर हुए, कोर्ट के आर्डर के बाद में नहीं कब्जा हुआ। अब वो कोर्ट में जो कोई जाएगा मतलब दरखास्त सो मोटो को रीएक्टिवेट करवाया जाए, जी एक पिटिशन डालकर दोबारा से तब हो सकता है, उनको बताया जाए कि ये अमल दरामद नहीं हुआ और आज भी उस जमीनों पे वही लोग बैठे हुए और उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं हुआ, ना सरकार के खजाने में कोई पैसे आए। यानी इनडायरेक्ट टैक्स पे मारा जा रहा है, जहां से इनकम जनरेशन होनी है उन पे कब्जे हो रहे हैं। मैं एक और आपकी बात करता हूँ, जो आप कह रहे हैं रेवेन्यू कलेक्शन, देखिए सबसे बड़ा स्कैम जो है रेवेन्यू में, स्टैम्प का वो स्कैम है। हर साल इसमें तादाद बढ़ती चली जाती है और ये जो जाली स्टैम्प बन करके मार्केट में आती है, लोग उसमें जायदादें अपने खरीदते हैं, ट्रांसफर करते हैं सब कुछ, लेकिन वो जाली सरकारी मोहरें भी बन जाती है, मोहरें बन जाती हैं। और स्टैम्प जो है, स्टैम्प तो ऐसा है कि वो छापती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, लेकिन वो स्टैम्प जाली उससे ज्यादा बिकती है। यानी अगर उन्होंने 1 लाख छापे तो वो 1 लाख की ब्लैक मनी वाली बात तो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, उनके खिलाफ वो सिंध गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के इदारा जो है वो मुहर्रिक हैं, मुतारिफ हैं, उन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। मार्केट में देखें, आपके पास ये स्टैम्प ड्यूटी है जो हमने खरीदी है और उस पर ज्यादा ट्रांसफर करा लिया, इसको आपने जब चेक कराएंगे तो आपको पता चलेगा ये जाली है, ये इसकी रिकॉर्ड में नहीं है। तो आप मतलब वो आम आदमी को तो पता ही नहीं कि उनके साथ क्या फ्रॉड हो रहा है। तो इस तरह के बहुत फ्रॉड है जो सिंध गवर्नमेंट के बैठे हुए गैंग्स की तरह वजूद के अंदर, माफिया वजूद में आया हुआ है। इसी तरह लीज के हवाले से आप देख लें, लीज हमारे यहाँ जो एक पूरा एक सिस्टम है और रजिस्ट्रार इतने बासर है कि उन्होंने अपने अपने प्राइवेट दफ्तर बनाए हुए और उनको अलाउ कराया हुआ कि आप अपने दफ्तर बनाए, अपने अमला प्राइवेट रखें, और वो उनके उनकी उनके हाथों सरकारी रिकॉर्ड इधर से उधर हो रही है और उन्हें उनको पैसे कमा रहे हैं और रिश्वत, कमीशन और किकबैक कमा रहे हैं। और उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए हो रही है कि आज पिछले दिनों 11 मुख्तार कार को सस्पेंड कर दिया गया था। वो सस्पेंड हुए, कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया और फिर आज वो इन्हीं पोस्टों पे बैठे जिन पे इल्जाम लगे, तहकीकात नहीं हो सकी, ना उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसी का रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार यहाँ से जाते हैं दूसरे जगह पोस्ट हो जाते हैं। रजिस्ट्रार में इतनी करप्शन है कि भाई आम आदमी पैसे के दिए बगैर वो अपना रजिस्टर नहीं कर सकता। सारी जिंदगी बाप बेटा पोता मेहनत करके घर बनाते हैं, वो भी मतलब पैसों के बगैर रजिस्टर नहीं करवा पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये अच्छा, अब इसका ये है, एक दफा रेवोल्यूशन लाए और ये सारे रजिस्ट्रार जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनको गिरफ्तार करें, उनको तहकीकात करें, नए लोग जो अपॉइंट करें और उनको तरतीब दें कि भाई तनख्वाह उनकी इतनी होनी चाहिए ताकि वो करप्शन ना करें और उनको मामला को देखें। देखिए, करप्शन जब तक ये होगा ऊपर लेवल पे नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, नीचे लेवल पे नहीं हो सकेगा। यानी 7वें ग्रेड से लेकर 16वें तक काम जारी रहेगा और उसी में करोड़ों अरबों बनते जाते हैं। तो इसका कोई हल यही है कि मतलब नए लोगों की इंडक्शन हो, उनकी सैलरीज बेहतरीन हो ताकि कुछ ना कुछ बेहतरी आ सके। क्योंकि जैसे मोटरवे पुलिस की मिसाल हमारे सामने है, मोटरवे पुलिस के अलावा कम्युनिटी वार्डन वहां पे पंजाब में एक पोस्ट किया गया था, उनकी पहली तनख्वाह 50,000 रखी थी, अब वो 1 लाख से अब 1 लाख का मतलब है कि कम्युनिटी वार्डन को रिश्वत लेने की जरूरत नहीं है। आप वो कम से कम अपना एक घर चला सकता है, अगर 3-4 बच्चे हैं तो वो अपना गुजारा कर सकता है। लेकिन आप उनको तनख्वाह कम देंगे तो वो फिर वो रिश्वत करेगा, मतलब कमीशन डिपार्टमेंट के हिसाब से इसके अंदर भी सब्जेक्ट में ये भी है ना जो गुर्बत है वो भी मजबूर करती है बाज़ दफा। नाज़रीन, इसी के साथ लेते हैं छोटा सा वक्फा। आपने देख लिया है कि अब ऊपर की सतह पर तो गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है वो नजर आ रही है, उनकी कोशिशें बराबर साबित हो रही हैं, लेकिन जो नीचे की कहानी जहां से प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, फिर सेकेंडरी दर्जे में आता है, फिर फाइनल होता है, वहां इस गैप को जो है अगर बेहतर कर लिया जाए
تو ہم بہت حد تک اس بحرانی کیفیت سے نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پروگرام میں حاضر۔ جی جناب، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ یو کہ جس تسلسل سے آپ بات کر رہے ہیں یہ میرے لیے بھی حیران کن ہے۔ میں یہ جو اختیارات کی نچلی سطح پہ تقسیم سے دنیا نے ترقی کی ہے، جی، لیکن ڈیویلیشن آف پاور جسے اصل میں کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں صوبے تک یہ اختیارات ملنے کے بعد وہ صوبوں نے ڈسٹرکٹ کے طرف نہیں توجہ دی اور نہ ہی اختیارات دیے، نہ وسائل دیے، نہ فائنینشیل وسائل، تو اس کی وجہ سے ترقی آپ کی رک گئی۔ ایک مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے، ایک پاکستانی ایک انڈین نے سنگاپور کا جو چھوٹا سا ملک ہے اس کو انہوں نے پوری دنیا میں ایک ترقی یافتہ ملک قرار دے دیا ہے، وہ صرف ریولیوشن کی وجہ سے۔ انہوں نے یو سی کو ڈیفالٹ کر دیا تھا، لیکن یو سی کو امپاور کیا۔ یو سی جو ہے وہ تمام ریونیو کلیکشن کو یو سی کرتی ہے، امپلیمنٹ وہ کرتی ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ڈور ٹو ڈور جو ہے نا یو سی پتا ہے کہ کس کا گھر ہے، پہلے اب کیا ہے اور اس کی آمدنی اور یہ سارے اچھا، وہ اگر فرض کریں اس نے ایک دن کلیکشن کے گیا وہ نہیں مل رہا تو اس کے اگلے دن چلا جائے گا وہ اس میں یو سی کے۔ لیکن یہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے یہ پورے سندھ کراچی میں یا سندھ میں جمع کریں گے، وہ اس کے کریکشن نہیں ہو سکے گی اور اس میں کرپشن ہوگی، اور کرپشن یہ ہے کہ انہوں نے بٹوین جو گیپ پیدا ہو رہا ہے وہ کرپشن جنریٹ کر رہا ہے۔ اور میں فراز صاحب بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ ریونیو بورڈ وہ کرپشن کا گڑھ ہے، اور اگر وہاں سے 3 محکموں کا میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ فائنانس اور پلاننگ، اس میں اتنے کرپشن ہے کہ اگر آپ ان کی چھان بین کر لیں، ان کی تحقیقات کر لیں، جو آفیشیل انہوں نے کرپشن کی ہے وہ اگر کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یعنی بجٹ جو آپ کا بجٹ ہے اس سے آدھا 50% آپ کو یہاں سے جنریٹ ہو سکتا ہے، اور جو ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ یعنی سندھ اپنا خرچہ خود نکال سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ دیکھیں اس میں سیل ٹیکس والا، اس میں کرپشن اتنی ہے، پراپرٹی ٹیکس کے معاملات اتنے خراب ہیں کہ ورلڈ بینک بار بار کہتا رہا ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ کے سطح پہ دے دی جائے، ان کو اختیارات فائنینشیل سب ویٹ کر دیا جائے، لیکن انہوں نے نہیں کی، اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور کریکشن اپنے پاس کرتے ہیں، اور کریکشن کے بعد اس میں سے کٹ کر کے وہ ڈسٹرکٹ کو فائنینس حوالے کرتے ہیں۔ یہ والا طریقہ کار اب نہیں چلے گا، ان کو کچھ ٹیکسز نیچے دینے پڑیں گے، اور ان ٹیکسوں کے مد میں جو آمدنی ہے وہ ان شہروں میں خرچ ہو، ان کے جیسے ٹاؤن ٹیکس نہ ہونے کے برابر بالکل نہیں ہے۔ اچھا، وہ محتاج ہے آکٹیج ٹیکس کے مد میں، وہ جو آتا ہے اس کے وہ کلیکشن آتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے صوبائی گورنمنٹ سے۔ یہ کلیکشن اگر نہ ملے تو ان کی تنخواہ نہیں دے سکتے، ان کے سسٹم نہیں چلا سکتے، مینٹیننس نہیں کر سکتے، سروس نہیں کر سکتے، یہ بڑا عالمی ہے۔ اس لیے میں سنگاپور کو ہمیشہ مسائل کو دیتا ہوں کہ بھائی مثالیں موجود ہیں اور بھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں دلی کو دیکھیں، ہمارا پڑوسی ملک دلی ہے، انہوں نے پوری دنیا کو ایک نیا ماڈل صوبہ قرار دے دیا ہے، ہر چیز فری کر دی، 7 چیزیں فری کر دی ہے، یوٹیلیٹیز کی جو ہے اور ان کے بل فری کر دیے ہیں، اور اتنی کر دی ہے کہ لوگ جو نا ٹیکس دے رہے ہیں، جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے وہ بھی ٹیکس دے رہے۔ انہوں نے اپنی یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے یہاں 20% اضافہ ہوا فیڈرل گورنمنٹ میں، انہوں نے 200% اضافہ کر لیا ہے، جو کلیکشن جو آج سے 10 سال پہلے ہوتی تھی اس کا 200% اضافہ، یعنی انکم میں اضافہ کیا ہے۔ یہ بھی ہے کہ چیز خرید رہے ہیں تب بھی پیسے دیں، میں نے ٹیکس دیں، لے رہے ہیں تب بھی ٹیکس دیں، یہ انڈائریکٹ ٹیکس۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں نے بجلی فری کر دی ہے 300 یونٹ تک، اس نے کہا پانی کا ٹیکس کوئی نہیں ہے ان لوگوں پہ، انہوں نے بس سے فری کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یعنی 64 ڈپارٹمنٹ بند کر دیا ہے، میں نے آن لائن کر دیا ہے، بوجھ سے، اور اب آن لائن میں آپ کو پیسے دینے کی ضرورت ہے، ڈیتھ اینڈ برتھ بنانا ہے، باقی سرٹیفکیٹ لینا ہے، شناختی کارڈ لینا ہے، لائسنس جو بھی بنانے ہیں وہ آن لائن آپ آن کریں اور آپ کو مل جائے۔ ہم آج بھی ڈیتھ اینڈ برتھ سے لے کر کے ہر چیز میں کرپشن ہے۔ 17ویں صدی میں جی رہے ہیں، بالکل نہیں، آپ 17ویں صدی میں کہ بھائی آپ نے ڈیتھ اینڈ برتھ کی سرٹیفکیٹ بنانا ہے، 300 روپے آپ نے دینے اور رشوت 500 1000 روپے دینے،
تو پھر آپ کا بیک اینڈ بنے گا, نہیں تو پھر यूसी والے جو ہے نا وہ نہیں بنائیں گے. اور اس میں بھی 3 مراحل ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ بھائی کمپیوٹر کا سرٹیفکیٹ لیں, وہ پیسے دیں رشوت کے, پھر جائیں اس کے چالان بنائیں, اس کے بعد پھر آئیں यूसी میں آئیں. یعنی مرنا بھی مشکل, زندہ رہنا بھی مشکل. بالکل آپ کرپشن کی وجہ سے پورا سسٹم جو ہے نا آہستہ آہستہ. اچھا ہم کمپیوٹرائزیشن میں نہیں جانا چاہتے, ہم مطلب ڈیجیٹل میں نہیں جانا چاہتے, وہ آپ مینوئل میں جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کرپشن کرتے رہے اور سسٹم چلتا رہے اور آمدنی آپ. لیکن یہ جب تک نہیں کریں گے, دنیا میں پراپرٹی کا جو ہے وہ آن لائن ہے, کمپیوٹرائزیشن ہے ان کی. دیکھیں سب سے زیادہ پرانی پراپرٹی لندن کی پراپرٹی ہے, برطانیہ میں ہے. ان کی 200 سال کی پراپرٹی ہے. ان کے پاس ریکارڈ ٹرانسپیرنٹ اتنا ہے کہ وہ کسی جائیداد کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ یہ کاغذ جعلی ہے. ہم آپ کے اس شہر میں بیٹھے ہوئے, ہمیں نہیں پتا یہ اصلی ہے یا جعلی ہے. سر یہ ہے ایکسائز میں تو کافی چینج آیا. میں نے دیکھا ہے کہ جب میں نے گاڑی بیچ میں لی تھی سال پہلے, تو انہوں نے فوری طور پہ مجھے ٹرانسفر کے لیے کہا کہ اپنے نام پہ آپ اپنے کرائیں. تو مقصد یہ کہ چاہے آپ انسٹالمنٹ پہ لیں, وہ بھی آپ حقیقت گورنمنٹ کو بتاتے ہیں کہ میری یہ آمدنی ہے. تو اگر یہی گھروں کے متعلق ہو جائے کہ بھائی گھر بیٹھے آپ کو ٹرانسفر ہوگی, کتنی فیس آپ آن لائن کر دیں, کیونکہ آن لائن کا فائدہ یہ 18ویں ترمیم جب آپ نے کہتے ہیں کہ ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور, ٹھیک ہے نا, یہی وجہ ہے نا. سارے سینٹرلائز سارے روتے تھے کہ فیڈرل ہمیں تباہ کر دیتا ہے, وفاق ہمیں تباہ کر رہا ہے, وفاق کچھ نہیں دے رہا ہے. جب 18ویں ترمیم ہو گئی تو آپ کو صوبوں کو کم سے کم ضلعوں کو تحصیل کو यूसी تک جانا چاہیے تھا. آپ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو کم سے کم آپ ای ٹیکنالوجی کی طرف آئیں, جو آئی ٹی ٹیکنالوجی کی بدولت آپ آن لائن لے لیں کم سے کم, تاکہ اس کو یہ پتا ہو کہ کم سے کم میں نے کوئی چیز خریدی ہے تو اس پر میرا ٹیکس کتنا بنتا ہے. تو مجھے اوپر کے جو کھانچے جو ٹھیکیداری سسٹم بنا ہوا ہے, جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا مافیا کا, خاص طور پہ کہ یہ پرائیویٹ لوگ نہیں ہے, یہ ٹھیکیدار ہے بیسیکلی, تو کم سے کم یہ تو فائدہ ہو سکتا ہے نا. جی بالکل ہو سکتا ہے. میں یہ آپ کی بات سے بالکل یہ اتفاق کرتا ہوں. اتفاق سے یہ سب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے, ہماری نیت صحیح نہیں ہے. ہم اگر کرنا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سسٹم جس طرح چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا. آپ کو کمپیوٹرائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے, آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں جائیں گے. اس کی وجہ ڈیجیٹل اس دور میں آپ کو آن لائن کرنی پڑے گی. آن لائن کریں, آپ کو دفتروں میں چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کرپشن اس لیے بڑھ رہا ہے کہ دفتروں میں چکر لگاتے ہیں. آپ نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ دفتر نہ جائیں, آپ کو آن لائن گھر سے مل جائے. پہلے ایک دور میں انہوں نے فری منگوا رہے ہیں گھر پہ, پوری دنیا میں آن لائن سسٹم چل رہا ہے. آپ کے سارا دفتر گھر میں چیزیں آ رہی ہیں, لیکن آن لائن آپ کا کاغذ نہیں ہے, آپ کے معاملات نہیں ہیں. بھائی دیکھیں DHA کا کوئی پلاٹ, کوئی بہت خوب ماشاء اللہ, DHA کا پلاٹ 2 نمبر نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ ہے کہ جب وہ خریداری کے لیے کنٹینمنٹ میں جب یہ جاتا ہے تو اس کو سامنے کھڑا کرتے ہیں, وہ پرانے پیپر اور دونوں پیپر جو بندہ ہے لینے اور دینے والا پلاٹ, وہ اس کو کھڑا کرتے ہیں, اس کے سامنے اس کا پرانی رینڈلی دکھاتے ہیں, پرانے والا کاغذ پھاڑ دیا جاتا ہے, نیا کاغذ جاری کر دیا جاتا ہے. زیادہ اس پہ 2 نمبر کی گنجائش ہی نہیں. یہی دنیا میں ہے, یہی نظام دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے یہ 2 نمبر ہے, جعلی ہے یا فراڈ کر کے بنایا گیا. اس وقت کئی شخصیات نے, بڑے بڑے بااثر شخصیات نے گھروں میں اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے. اسٹیمپ ان کے پاس ہے 1950 سے لے کر صاحب کو ضرور ایکشن لینا چاہیے. نہیں, منسٹر کو ایکشن لینا چاہیے. ایسے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں جن کے پاس یہی سسٹم ہے, 2 نمبری کر کے وہ اپنے آپ کو اربوں خربوں روپے کے مالک بنائیں. اور اس شہر میں لینڈ مافیا انہی کی بدولت چل رہی ہے, سارا سسٹم ان کی بدولت چل رہا ہے. انہوں نے اپنے گھر میں تمام اسٹیمپ اور تمام ٹائپ رائٹر جو 1950 سے لے کے وہ رکھا ہوا ہے, اور وہ اس پہ پیپر بناتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اصلی پیپر ہے, لیکن وہ سب جعلی پیپر ہے. اور اس کا اندازہ اس لیے لگائے کہ میرے ویسٹ میں کچھ کاغذات جلانے کے لیے کچھ پورا ویسٹ میں منگو پیر کی ریکارڈ جلانے, اور جلانے کا مقصد یہی تھا کہ
वो जो नए रिकॉर्ड बनाएंगे वो हम उसमें कोई चेक नहीं कर सकेगा, कोई किसी खिलाफ कोई ये छानबीन नहीं हो सकेगी, और फिर ये कि जो में हम देंगे वो असली होगा, वो असली समझा जाएगा, समझा है, और उसकी तस्दीक हो जाएगी, और फिर वो उससे हिसाब से अपने पैसे वसूल करते जाएंगे। तो इसलिए कि यहाँ पे मुख्तारकार हो, पत्तेदार हो, पटवारी हो, सब स्टार हो, इनको शहर से बिल्कुल इनको गिरफ्तार करें, इनको ये आपकी नवीन ये सजेशन है इनकी। हाँ, एक तरह से इनके ये नहीं करेंगे, आपका करप्शन का सिस्टम चलता रहेगा, और ये करप्शन आप समझते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी मनी जनरेशन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, आपको अंदाजा लगाएं कि 200 अरब रुपए जमा होते हैं ये किकबैक के उसमें, 200 अरब रुपए कहाँ जाते हैं, किसके सिस्टम को, किस किस को देते हैं? तो ये सिस्टम में बट रहा है ना, इसी शहर में बट रहा है, इसी शहर में सियासतदानों को भी बट रहा है, और बाकी अफसान को भी बट रहा है, मुख्तलिफ इदारों को भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो ये 200 अरब रुपए सरकार के लिए जमा करें, तो ये फिर आपकी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी, और ये रेवेन्यू बढ़ेगा, और ये रेवेन्यू जब सरकारी खाते में आएगा तो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं और बाकी चीजें पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपके सरकारी खजाने में जमा होना, सेल्फ रिलायंस की तरफ चला जाएगा हर सूबा जो है, अगर अपने से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बेहतर कर ले। नाजरीन, आपने इंकशाफात से भरपूर हमारा प्रोग्राम देखा, यकीनन आप महसूस हुए होंगे और हैरान भी हुए होंगे कि एक डिपार्टमेंट पूरे सूबे का बोझ उठा सकता है। जिस तरीके से एक फेडरल हमारा इदारा FBR में अपनी कारकर्दगी दिखाते, यानी हकीकी पाकिस्तानियत का मुजाहरा करते हुए। हेम सोलोमन 1776 4 अप्रैल अमेरिका की आजादी में उसने 6.5 लाख रुपए डोनेट कर दिए थे, हालांकि वो पोलिश यानी पोलैंड से आया था, सिर्फ इसलिए कि मेरा मुल्क बचेगा तो मैं बचूंगा, क्योंकि अब मैं पोलैंड को तो हमेशा खैराबाद कह के आ गया हूं। 6.5 लाख रुपए 1776 यानी 76 के 1776 4 अप्रैल को जो आजादी का दिन मनाया, जो 3 साल उन्होंने जंग लड़ी, ये खित्ता आज लाखों लोगों की जिंदगियों के कुर्बानी देने के बाद वजूद में आया। लिहाजा हम सबका फर्ज बनता है कि टैक्स तो दे ही रहे हैं, जाने तो दे ही रहे हैं, हम टैक्स भी अगर दे दें तो मेरे ख्याल से ये हर मुल्क का जो एक टुकड़ा है ना, जो कहता है कि अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है, वो अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रखते हुए भी पाकिस्तानी होने के नाते इस पाकिस्तान को इस दलदल से, यानी 50 करोड़ डॉलर के लिए लोगों के पास भागना पड़ता है, एक अरब डॉलर के लिए किसी मुल्क की मिन्नत करनी पड़ती है। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तानियों का इस वक्त क्या फर्ज बनता है? हेम सोलोमन हमारे पास नहीं है क्या? क्या हमारे पास ऐसे लोग मौजूद नहीं है? दे रहे हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पे आप देख रहे हैं, रोज माओ के लाल अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, तो क्या हम टैक्स को भी नहीं दे सकते इस कौम के लिए? इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, जहां रहें खुश रहें।